दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, जब मैं मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर एक गहरी निगाह डालने की कोशिश करता हूं, इन हालात का विश्लेषण करता हूं, तो मुझे महाभारत की एक कथा याद आती है। महाभारत के वन पर्व में आपको ध्यान होगा, महाभारत की कहानियों से तो हम सब लोग परिचित हैं। नल और दमयंती की कथा दिखाई पड़ती है। राजा नल, जो बड़े प्रतापी राजा थे, और उनकी सुंदर महारानी दमयंती। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हुई, मति फिरी और बदकिस्मती से पाला पड़ा, तो राजा नल ने जुआ खेला और जुए में वो अपना सब कुछ हार गए। अब महाभारत की कथा दिखाती है कि राजा नल अपनी महारानी दमयंती के साथ में सारा राजपाट और धन वैभव सब छोड़कर वन-वन भटक रहे हैं। महाभारत की कथा जो मैं कहना चाहता हूं, वो महाभारत की कथा में मौजूद नहीं है। दरअसल जब राजा नल और दमयंती की कथा महाभारत के पृष्ठों से निकलकर, संस्कृत में लिखे हुए पृष्ठों से निकलकर लोक भाषाओं की दुनिया में आती है, हमारी आपकी बोलचाल की, जानकारी की भाषाओं की दुनिया में आती है, लोक कथाओं की दुनिया में आती है, तो नल पुराण और ढोला नल जैसी लोक गाथाओं में हमें कुछ और दिखाई पड़ता है। हमें दिखाई पड़ता है कि जब राजा नल दरिद्रता, विपन्नता और बदकिस्मती के शिकार होकर वन-वन भटक रहे थे, तब एक साहूकार के घर में उन्हें शरण मिलती है। वो वहाँ ठहरते हैं उस घर में। उस साहूकार के घर में नल देखते हैं कि एक खूंटी लगी हुई है और खूंटी पर हीरों का हार टंगा हुआ है। वो सोच ही रहे होते हैं कि उस हीरों के हार खूंटी पे हीरों के हार को टंगे देखकर ताज्जुब कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो हैरत से देखते हैं कि उनके देखते-देखते खूंटी उस हार को निगले जा रही है। इसी से ये कहावत बनी है कि खूंटी हार निगल गई। और राजा नल देखते रह गए, उनकी आँखों के सामने खूंटी हीरों का हार निगल गई और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। बाद में वो कैसे उस चोरी के इल्ज़ाम से बचते हैं, ये एक अलग कहानी है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बदकिस्मती आती है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि जो आप छोटा-मोटा साधारण सा काम कर रहे हैं, वो दरअसल आपके लिए कितनी बड़ी आफ़त लेके आ सकता है, अगर आपने बिना सोचे-विचारे वहाँ पर एक गलती कर दी हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी सिलसिलेवार ढंग से गलतियाँ कर रही है और कुछ ऐसे कामों में गलतियाँ कर रही है, जो उसकी निगाह में बहुत ही मामूली से काम थे, जिनका कोई दुष्परिणाम होने का अंदेशा नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सबसे ताज़ा बात। आखिरी गलती बताऊँगा, उसके बाद में फिर पहली गलती पे आऊँगा। आखिरी गलती क्या है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में अपना भाषण देना था और वो नहीं आए भाषण देने के लिए। उस दिन मोदी जी और अमित शाह के चहेते सांसद निशिकांत दुबे बोफर्स घोटाले के ऊपर, जो राहुल गांधी के पिता प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ज़माने में हुआ था और जिसका आरोप राजीव गांधी के ऊपर लगा था, बोफर्स घोटाले पर लिखी हुई एक किताब लेकर आए। क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि राहुल गांधी जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर आएँगे। तो उनकी किताब को काटने के लिए वो एक ऐसी किताब लेकर वहाँ पर आए, जिसमें कांग्रेस के ज़माने में हुए घोटाले का ज़िक्र था और उस घोटाले में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी फँसे हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहरहाल निशिकांत दुबे को लग रहा था कि उनके दिमाग में एक बड़ी जोरदार बात आई है और इस किताब को सदन में लाकर वो राहुल गांधी को तुर्की बतुर्की मुँहतोड़ जवाब देंगे और उन्हें प्रधानमंत्री की किताब में और उनके आका अमित शाह की किताब में फिर से कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएँगे, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी। लेकिन निशिकांत दुबे ये भूल गए कि ऐसा करके वो
एक गलती भी कर सकते हैं। वो गलती क्या थी? दोस्तों, बोफर्स घोटाले के ऊपर लिखी हुई जिस किताब को वो सदन में पेश कर रहे थे, वो एक रक्षा संबंधी घोटाले के ऊपर लिखी गई किताब थी। और उसमें उस घोटाले घोटाले का प्रमुख आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर लगा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। मैंने खुद अपने पत्रकारीय जीवन में उस घोटाले से संबंधित रिपोर्टिंग की है, उस घोटाले के ऊपर आर्टिकल लिखे हैं और उस घोटाले पर जो उस वक़्त राजनीति हो रही, जिसके कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वो पूरा वक़्त मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और उसकी समीक्षा की। दोस्तों, निशिकांत दुबे ये भूल गए कि राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है, वो भी एक घोटाले की किताब है। वो घोटाला भी रक्षा संबंधी घोटाला है और उस घोटाले के केंद्र में भी एक प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। वो निशिकांत दुबे का प्रधानमंत्री है। जब उन्होंने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के मुकाबले बोफर्स घोटाले की किताब पेश की, एक तरह से उन्होंने ये मान लिया कि घोटाले के आरोप को घोटाले के आरोप से ही काटा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने मान लिया कि नरवणे ने जो छोटी-सी 1.5-2 पेज में जो बात लिखी है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चीनी आक्रमण के मुकाबले अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता, निर्णय लेने में अपनी असमर्थता, निर्णय लेने में अपनी दुविधा, निर्णय लेने के बारे में अपनी अपनी कायरता, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ज़िम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी, वो ज़िम्मेदारी वो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के दर की दहलीज पर रख रहे हैं। दरअसल जैसे ही निशिकांत दुबे ने बोफर्स घोटाले वाली किताब पेश की, वैसे ही उन्होंने खुद मान लिया कि मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक में जो घोटाला लिखा हुआ है, जो कि बोफर्स घोटाले से कहीं बड़ा और गंभीर घोटाला है, वो घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार को कितना सता रहा है। देखिए, बोफर्स घोटाला भी एक बड़ा घोटाला था। उसकी वजह से एक सरकार बदल गई थी। चुनाव के फैसले पे उसने बड़ा असर डाला था। लेकिन वो आखिरकार बोफर्स स्वीडन से खरीदी गई हॉविट्ज़र तोपों की खरीद में किकबैक का मामला था। जो जनरल नरवणे की किताब में घोटाला लिखा हुआ है, वो घोटाला कहीं अधिक गंभीर है। उस घोटाले के बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। उस घोटाले के परिणाम केवल 29 के लोकसभा चुनाव तक नहीं जाएँगे। वो उससे भी आगे जाएँगे। उससे एक प्रधानमंत्री की छवि पूरी तरीके से मटिया-मेट हो सकती है। एक प्रधानमंत्री जिसने 56 इंच के चौड़े सीने की छवि बनाई थी, वो छवि पूरी तरीके से मटिया-मेट हो सकती है। वो इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी एक छिछली आक्रामकता और तिकड़मबाजी का परिचय देते हुए अपने आलाकमान को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, देखिए, हमने कितना जोरदार तीर मारा है, हमने किताब को किताब से लड़ा दिया। लेकिन दरअसल वो एक घोटाले से घोटाले को लड़ा रहे थे। ये भाजपा की एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं ये मानता हूँ। और इस मुगालते में रहकर की गई इस गलती का परिणाम भविष्य में बहुत गंभीर निकलने वाला है। वो परिणाम क्या निकलेगा, इस पर मैं आगे जाके चर्चा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ उल्टा, अब मैं पहली गलती पर आता हूँ। एक ऐसी गलती पर जिसकी चर्चा और जिसके घटनाक्रम की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। लेकिन आज उसकी चर्चा करना एक बार फिर ज़रूरी है। और वो पहली गलती जो हाल ही में की गई, वो गलती ये थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इक्विटी नियमावली बिना ये सोचे हुए बनाई गई और उसको लागू किया गया कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और किन के ऊपर हो सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि शिक्षा मंत्री ने, उनके सलाहकारों ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने ये कभी नहीं सोचा होगा, उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि जैसे ही वो ओबीसी जातियों को वो सुरक्षा के अधिकार देंगे, जो कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों को प्राप्त हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा का अपना जनाधार, वो जनाधार जो निष्ठापूर्वक पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, नरेंद्र मोदी की शान में हमेशा
तरह-तरह के तरह-तरह के कसीदे पढ़ता रहता है, वो इस कदर नाराज़ होकर बिफर कर सड़कों पर निकल आएगा। देखिए 13 तारीख को वो नियमावली लागू हुई। जैसे ही वो नियमावली लागू हुई, उसकी खबर बाहर फैली, वैसे ही बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में और मध्य भारत में जो ऊँची जातियाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का के साथ भक्तिपूर्वक लंबे अरसे से जुड़ी हुई थीं, इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गईं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए तरह-तरह के अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। गृहमंत्री के लिए तरह-तरह के अपशब्द बोले, उनके चित्रों का भी उन्होंने अपमान किया। ईश्वर के मंदिरों के सामने खड़े मूर्तियों के सामने खड़े होकर कस्में खाई कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे और बहुत से तथाकथित हिंदू नेताओं ने ये घोषणा की कि भाजपा ने ये करके अपनी 13वीं का बंदोबस्त कर लिया है। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर इतनी ज़्यादा मुग़ालते की शिकार थी कि वो उस इतिहास को भी भूल गई, जिस इतिहास के कारण उसे भारतीय राजनीति में 2 संसद में 2 सीटों के जो निम्नतम स्तर था, उससे आगे बढ़ने में मदद मिली थी। आप ध्यान कीजिए कि 1990 में जब मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू की गईं और ओबीसी को आरक्षण प्राप्त हुआ, उसके बाद जो आरक्षण विरोधी आंदोलन फूट पड़ा था, वो इन्हीं ऊँची जातियों ने किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उस बात को भूल गई कि ओबीसी जातियों को जब भी कोई विशेष सुविधा दी जाती है, जब भी कोई जब भी खास तरह की प्राथमिकता उन्हें दी जाती है, ऊँची जातियों पर उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। आरक्षण विरोधी आंदोलन उसका बहुत बड़ा प्रमाण था। ये लोग भूल गए कि हम अगर ओबीसी जातियों को यूजीसी की इक्विटी नियमावली में वह विशेष सुविधा देंगे जो विशेष सुविधा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राप्त है, तो उसकी प्रतिक्रिया ऊँची जातियों पर जो उनका जनाधार है, उनका बुनियादी आधार है, उनका कोर वोट है, उसके ऊपर हो सकती है और एक ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे उनको वोट के स्तर पर उनको नुकसान हो सकता है। इसके बाद जैसे कि भाजपा की आदत होती है, वो तुरंत प्रबंधन करती है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक प्रबंधन किया और उस नियमावली के ऊपर उन्होंने रोक लगवा दी। अब मार्च में उसके ऊपर सुनवाई होगी। क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं। मार्च में इससे भी बड़ी समस्या भाजपा के सामने आ सकती है और एक ऐसी समस्या आ सकती है, जो कि आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक जाएगी और चुनाव तक अगर जाएगी, तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव निकालना और अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव ना निकाल पाए, तो फिर लोकसभा का चुनाव निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझने की बात ये है कि मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट उस पे कोई फैसला देगा या सुनवाई होगी, सुनवाई से भी क्या फैसला दिया जाने वाला है उसके उसके अंदाज़े लगने लगते हैं। तब फिर उस फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति में भी प्रतिक्रिया होगी और ऊँची जातियों पर भी प्रतिक्रिया होगी। ऊँची जातियाँ इस वक़्त आंदोलन करना उन्होंने रोक दिया है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सो गई हैं घर पे जाके आराम से चादर ओढ़कर। उनके संगठन बहुत ध्यान से पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं। अगर उनकी मर्ज़ी की नियम अगर वो नियमावली पूरी तरीके से नहीं हटाई गई या उनकी मर्ज़ी की नियमावली नहीं बनी, तो फिर से वो सड़क पर आ सकती हैं। और अगर उस नियमावली को हटाया गया या उसमें ऊँची जातियों के दबाव में कोई संशोधन किया गया, तो अनुसूचित जाति, जनजाति जो अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वो उसी तरह उग्र होकर सड़कों पे निकल सकते हैं, इस तरह उग्र होकर ऊँची जातियाँ सड़कों पे निकली थी। और सड़कों पर एक जाति युद्ध का माहौल भी इससे बन सकता है और इसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे फूटेगा और उसका जो चुनावी संतुलन है, चुनावी गठजोड़ है, वो पूरी तरीके से बदल सकता है और उसको गहरा नुकसान ऐसा नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को एक अपूरणीय क्षति हो सकती है। अब मैं आता हूँ दूसरी गलती पर, जो कि संसद में हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने आदतन कांग्रेस और राहुल गांधी को गरियाना शुरू किया कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, तो भाजपा को उम्मीद नहीं थी। फिर से भाजपा ने यहाँ मिसकैलकुलेशन किया।
भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी पर उसकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया होगी और सारे विपक्ष पे उसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज मैं आपको बताऊँगा कि देशभक्ति क्या होती है और देशद्रोही होना क्या होता है। और उन्होंने जनरल नरवणे की किताब का वो अंश पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वो अंश पढ़ना शुरू किया, साफ दिखाई पड़ रहा था कि रक्षा मंत्री के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, गृह मंत्री के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं, पानी उतर गया, चेहरे सूख गए उनके, घबरा गए। उनको लगा कि अरे! ये क्या हो गया? ये विपत्ति कहाँ से अचानक हमारे ऊपर टूट पड़ी? और तब उन्होंने उस तर्क का सहारा लिया कि किताब चूँकि छपी नहीं है इसलिए आप उससे उद्धृत नहीं कर सकते। वो तो अगर उस दिन राहुल गांधी के पास उसका विदेशों में छपा हुआ वो संस्करण होता जो बाद में वो लेके आए सदन में और वो दिखा देते कि ये देखिए किताब छप चुकी है। भारत में तो रक्षा मंत्रालय ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन विदेशों में ये छप चुकी है और ये रहा उसका हार्ड बाउंड संस्करण, ये सजिल संस्करण उसका रहा, जो बहुत दिनों तक अमेज़न के ऊपर बिकता रहा। तो वो पता नहीं इन लोगों की क्या हालत होती। लेकिन फिर भी उस वक़्त तो राहुल गांधी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, दूसरे दिन भी नहीं बोलने दिया, लेकिन राहुल गांधी का मकसद घुमा-फिरा कर पूरा ही हो गया। जो बात पहले अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी और कुछ लोगों तक ही उसकी जानकारी थी, वो बात हिंदी में अनूदित होकर सारे देश को पता लग गई। सबने देख लिया कि किस तरीके से चीन के 4 टैंक बढ़े चले आ रहे थे उन ऊँचाइयों पे कब्ज़ा करने के लिए जो कि भारतीय सेना की ऊँचाइयाँ थीं। भारतीय सेना के हाथ में थी जो ऊँचाइयाँ, जो हाइट्स भारतीय सेना के हाथ में थीं, सामरिक हाइट्स, उन पे बढ़े चले आ रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी लगातार फ़ोन कर के नरवणे साहब से कह रहे थे, जनरल नरवणे से कह रहे थे कि बताइए क्या करें? तो जनरल नरवणे रक्षा मंत्री से, पीएमओ से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फ़ोन कर कह रहे थे कि बताइए क्या करें? और ये लोग उनके बार-बार फ़ोन करने पे जवाब नहीं दे रहे थे, निर्णय नहीं ले रहे थे और आखिर में रक्षा मंत्री ने जो फ़ोन किया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है, प्रधानमंत्री का कहना है कि आप जो उचित समझे करें। इसे कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जो उत्तरदायित्व राजनीतिक नेतृत्व को पूरा करना चाहिए था, राजनीतिक नेतृत्व वो उत्तरदायित्व पूरा करने में विफल रहा। न केवल विफल रहा, बल्कि उसने वो उत्तरदायित्व थल सेना अध्यक्ष की दहलीज पे रख दिया कि भाई आप ही इससे निपटिए, हम नहीं निपट पाएँगे। थल सेना अध्यक्ष क्या कहते हैं? गरम आलू मुझे थमा दिया गया। अब वो अगर गरम आलू फेंकते हैं, यानी वो अगर अ, चीन से लड़ने का निर्णय नहीं लेते, तो चीन आकर उन जगहों पर कब्ज़ा कर लेगा, उन सामरिक महत्व के मुकामों पर कब्ज़ा कर लेगा और अगर वो चीन को रोकते हैं, उसके ऊपर फायरिंग करते हैं अपनी तोपों से, योगेश जोशी लगातार उनको सलाह दे रहे थे कि इन टैंकों को रोकने का एक ही तरीका है कि हम उनके ऊपर आर्टिलरी, तोपों से गोले बरसाएँ। तो फिर गरम आलू खाने से जो हालत होती है मुँह जल जाने की, वो हालत होगी क्योंकि फिर फ़ौज की ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि उसने चीन से युद्ध शुरू कर दिया। और राष्ट्रीय और राजनीतिक नेतृत्व बड़े आराम से बाहर कह सकता था कि हमने तो गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। आपने 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 ये ऐसा क्यों कर दिया? दोस्तों लगातार हो रही इन गलतियों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काफ़ी अनमना सा महसूस कर रहा था, दुखी था, उसका मन मुरझाया हुआ था। उसे एक नए उछाल की ज़रूरत थी और उस नए उछाल को प्राप्त करने के लिए उसने तीसरी बड़ी गलती की। वो तीसरी बड़ी गलती ये थी कि उसने बिना अमेरिका से वाणिज्य संधि पर बाकायदा उसके दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, दस्तावेज के बनने से भी पहले, केवल एक अनौपचारिक किस्म की एक्स पर की गई पोस्टों पर जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा का सहारा लेकर उसने बिल्कुल वो किया जो वो कहावत कहती है कि अभी ताल खुदा भी नहीं था कि मगरमच्छ कूद पड़े। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसमें कूदा, इसका नाम था पीयूष गोयल। दूसरा मगरमच्छ उसमें कूदा, इसका नाम था जो उससे भी बड़ा था, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। इस तरह भाजपा के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े मगरमच्छ उस ताल में कूद गए। मैं मुहावरे में बात कह रहा हूँ, एक कहावत में ये बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों को मगरमच्छ कह रहा हूँ, ये तो एक कहावत है। ये लोग कूद पड़े उस ताल में, जबकि स्थिति ये है कि अभी उस डील का दस्तावेज भी तैयार नहीं हुआ है। उस डील की, उस वाणिज्य संधि की जो शर्तें होंगी, वो शर्तें भी तैयार नहीं हुई हैं।
कुछ नहीं पता है कि उसमें क्या लिखा जाएगा उस डील में आगे जाकर। आप सोचिए, अगर कहीं डील वो फिर से अटक गई और आखिरकार एक ऐसा नेता, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा नेता, जो मोदी जी को इतने दिनों से लगातार पिछले 10 महीने से सता रहा है, जब चाहता है तब नोच लेता है, जब चाहता है तो काट खाता है, जब चाहता है तो मोदी जी की चपलेस मार देता है, जब चाहता है तो उनका अपमान करता है, जब चाहता है तो उन्हें झिझोड़ देता है, ये तो हालत है। उसके ऊपर भरोसा करके इन्होंने हिंदुस्तान में जश्न मनाना शुरू कर दिया। मोदी जी को बड़ी-बड़ी मालाएँ पहनाई जाने लगीं कि आपने बड़ा कमाल कर दिया है। सोचिए आप ज़रा, डील तैयार नहीं हुई है, दस्तखत हुए नहीं हैं, डील के मसवदे की लाइनें भी नहीं लिखी गई हैं, एक लाइन भी नहीं लिखी गई है डील के मसवदे की, ये सब होना अभी बाकी है। और अमेरिका के अमेरिका की कृषि मंत्री हैं, वो अपने राष्ट्रपति को अ, बधाई दे रही हैं कि आपकी वजह से अमेरिकी किसानों की किस्मत पलट जाएगी। उनका माल, उनका उत्पाद जो है वो बड़े पैमाने पर भारत के विशाल बाज़ार में आएगा, उनको बड़ा पैसा मिलेगा अमेरिकी किसानों को। आप सोचिए कि अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर मोदी जी और ट्रम्प के बीच में, पीयूष गोयल में और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के बीच में कोई गतिरोध पैदा हो गया, तो डील अटक जाएगी। डील अटक गई तो फिर ये क्या जवाब देंगे? क्या मुँह रह जाएगा इनका? और इस चीज़ को भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने इस देश में घूम-घूम के बहुत से लेक्चर दिए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने मछुआरों के और किसानों के और दुग्ध पालकों के और मुर्गी पालकों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जब ये तमाम घटनाक्रम हो रहा था, तो एक आवाज़ लगातार गायब थी, एक चेहरा लगातार अनुपस्थित था। वो था भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। वो आवाज़ थी भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आवाज़ थी। मुझे तो लगता है कि जब शिवराज सिंह जी लगातार अनुपस्थित थे, उनके काउंटर पार्ट अमेरिकी कृषि मंत्री तो बोल रही थीं, वो नहीं बोल रहे थे बिल्कुल। तब बाद में उनको बुलाया गया और कहा गया कि भई आप भी बोलिए। तब जाके उन्होंने कल जाके उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि भारत के किसानों के हित लगातार सुरक्षित रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जोखिम उठा लिया है सरकार ने। बिना बिना डील का दस्तावेज स्वीकृत हुए दोनों तरफ से, उसका जश्न मनाने का और इस तरह की संसद के भीतर और बाहर इस तरह की दावेदारियाँ करने का। दोस्तों, ये छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं हैं। पहली गलती इसके कारण पहली बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास में भाजपा का बुनियादी जनाधार, ऊँची जातियाँ जो निष्ठावान होकर भाजपा के साथ लगातार जुड़ी हुई थीं, भाजपा से छिटकती हुई दिखाई दी है। और उनका ये छिटकाव अभी बंद नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया अभी जारी है। मार्च में किस तरफ पानी मरेगा, इस पे तय होता है कि ऊँची जातियाँ दोबारा भाजपा के पास उसी भाव से लौटेंगी या उसका एक हिस्सा लौटेगा या कुछ हिस्से के मन में नाराज़गी रह जाएगी, अनबनापन रह जाएगा या अगर अगर ये लोग खुश होंगे तो फिर जो जिन जातियों को जोड़ने के लिए वो नियमावली बनाई गई थी कि ओबीसी और अनुसूचित जातियों को जोड़ने के लिए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो भाजपा के साथ जुड़ेंगी या अखिलेश की पीडीए के अंदर स्थायी रूप से जाकर जुड़ जाएँगी? ये सब बहुत देखने की बात होगी। सब कुछ अधर में है। पहली बार भाजपा का जनाधार विचलित होकर भाजपा के साथ नहीं रह गया है। अब वो भाजपा से अलग हो गया है। अब वो अधर में है। अब वो सोचेगा कि वो भाजपा के साथ दोबारा जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। दूसरी गलती ये है कि मोदी जी की निजी छवि को, एक मजबूत प्रधानमंत्री वाली छवि को, जो उन्होंने मनमोहन सिंह को कमज़ोर प्रधानमंत्री दिखाकर बनाई थी, उसको बहुत धक्का लगा है कि चीनी आक्रमण के सामने ये लोग वो निर्णय नहीं ले पाए, जिस निर्णय के लिए इन्हें जनता में चुना गया था और उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, कि वो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। जब चीनी देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने पर आमादा थे, उनके टैंक आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे रक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और हमारे प्रधानमंत्री दुविधाग्रस्त हो गए, डर गए, उन्होंने कायरता दिखाई, वो घबरा गए और वो फौजी नेतृत्व से कहने लगे कि आप जो उचित समझें वो करें।
इन सब बातों के असर तुरंत नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा नहीं है कि देश की जनता सड़कों पर निकल पड़ी है और नरेंद्र मोदी तुम कायर हो, नरेंद्र मोदी तुमने देश की रक्षा नारेबाजी करते हुए निकल पड़ी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बातें जम जाती हैं और वो जब अपनी मतदान प्राथमिकताएँ तय करते हैं, तब उन्हें याद आती है कि इस प्रधानमंत्री ने ये किया था। और उस वक़्त सारे वोटर नहीं भाजपा के खिलाफ होंगे, लेकिन उसमें से कुछ वोटर ही अगर भाजपा के खिलाफ हो गए, कुछ वोटर अनमनेपन से वोट डालने ही नहीं गए, तो इतना ही काफ़ी होगा भारतीय जनता पार्टी को मतदान के दौरान एक तगड़ा झटका देने को। और जहाँ तक अमेरिका के साथ वाणिज्य समझौते का सवाल है, मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये समझौता कहीं फँस गया और अगर कृषि के फँसा नहीं और कृषि के प्रश्न पर मोदी जी कहीं घुटने टेकते हुए और समझौता करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बात छुप नहीं सकती है, वो निकल कर ज़रूर आएगी। तो ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत होगी। ये 3 गलतियाँ जो सिलसिलेवार तरीके से हुई हैं, मुग़ालते में रहने के कारण हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी दुर्भाग्य की शुरुआत करेंगे, जिस दुर्भाग्य का सामना राजा नल उस समय कर रहे थे जब उनके देखते-देखते खूंटी हार निगल गई थी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।